नमस्कार। आज हम विषय लेके उपस्थित हुए हैं रामायण में यथा कल्पना या वास्तविकता। जब प्रारंभ में रामायण से संबंधित शोध पत्र जारी हुए थे तो कुछ प्रश्न हमारे सामने आए थे कि रामायण काल्पनिक है या वास्तविक। कुछ लोग कह रहे थे कि रामायण में तथागत का नाम आना बुद्ध के बाद की रचना बताती है। रामायण का उल्लेख महाभारत में आना महाभारत से पूर्व की कथा बताती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रामायण काल्पनिक है तो कुछ वास्तविकता का दावा करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर कुछ लोगों ने सबरीमाला के आश्रम, राम सेतु, चित्रकूट, पंचवटी इत्यादि प्रश्न के प्रूफ देकर देते हैं। अब ये स्थान कथा के प्रचलन से पूर्व निर्मित हुए थे अथवा कथा के प्रचलन के बाद निर्मित हुए थे, इन पर भी प्रश्न किया। एक विद्वान ने तो ये बताया कि रामायण बुद्ध के दशरथ जातक के विस्तार के रूप में लिखी। तो मैंने इन सब प्रश्नों के लिए एक ही उत्तर देखा कि इसकी सत्यता सत्य दृष्टा ऋषि ही बता सकते। यहाँ तत्वदृष्टा उस तत्व का विश्लेषण कर सकते। इन सब को समझते हुए हमने रामायण पे आधारित 4 नाट्यों की रचना की। पहला नाट्य राम राज, जिसके लिए या जिसकी प्रस्तुतिकरण के लिए वशिष्ठ का गुरुकुल सुना। दूसरा नाट्य सीता स्वयंवर था। इसके लिए विश्वामित्र के गुरुकुल द्वारा इसका मंथन करना। तीसरा नाट्य वन में राम। इस नाट्य का अज्ञात या एक से अनेक गुरुकुलों द्वारा मंथन करना। और चौथा नाट्य रावण वध। ये पूर्णतः काल्पनिक नाट्य पेश किए जो रामायण की कथा पर आधारित है। इसको समझकर हम रामायण में यथार्थ प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो प्रस्तुत है पहला नाट्य राम राज्य या राम राज्य। आरंभिक दिनों में जब भारतवर्ष में राजनीतिक चिंतन बढ़ा तो गणतंत्र और साम्राज्यवादी नीतियों राजतंत्र के बीच में एक आदर्श राज्य की चित्रण का प्रश्न। उस आदर्श राज्य के चित्रण को रामराज नाम दिया गया। इस नाट्य में विश्वामित्र गुरुकुल की ओर से इसकी प्रस्तुति दी जाती है, नहीं, वशिष्ठ गुरुकुल की ओर से प्रस्तुति दी जाती है, जिसमें एक देश के राजा
दशरथ होते हैं, उनके 2 पुत्र को लिया जाता है, राम और भरत। राजा दशरथ जो कि सेवानिवृत्त होने को, उन पर राजा चुनने की जिम्मेदारी है। प्राचीन काल में जो गणराज्य होते थे उसमें राजा निवर्तमान राजा के द्वारा ही चुना जाता था, भावी राजा निवर्तमान राजा के द्वारा ही चुना जाता था, वह युवराज कहलाता। तो दशरथ अपने सभा संसद और आदरणीय जन से मंथन करते हैं, मंत्रणा करते हैं। तो सभी दृष्टिकोण से विचार करके दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का नाम आता है। उन्हें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखार्थ एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जब दशरथ अपनी पटरानी या प्रिय रानी कैकेयी से मंथन करते हैं तो वहाँ निज स्वार्थ आत्मशोक आ जाता है। वह अपने पुत्र भरत को राम से अधिक योग्य मानती है और अपने दिए गए दशरथ द्वारा कैकेयी को दिए गए 2 वचन को याद दिलाकर राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज सिंहासन मांग। तो यहाँ आदर्श पात्र का चित्रण करते हुए राम अपने छोटे भाई के लिए राज्य छोड़कर वन चले गए। भरत उस समय राज्य में नहीं होते हैं। जब भरत को पता चलता है कि सर्वमान्य प्रतिनिधि के रूप में मेरे बड़े भैया राम थे और भरत भी मानते थे कि मेरे से अधिक सक्षम राम है, अतः वह वन में जाकर राम को मना के ले आते हैं और राम को अयोध्या के सिंहासन पर बैठाकर राम राज्य की रचना करते हैं। उतने में पर्दा गिर जाता है और नाट्यमाला समाप्त। दूसरा नाट्य सीता स्वयंवर। इसका मंथन विश्वामित्र गुरुकुल के द्वारा किया जाता है, जिसमें राजा दशरथ के 2 पुत्र का नाम लिया गया, राम और लक्ष्मण। पहले नाट्य में राम और भरत का चुनाव किया गया था, इसमें राम और लक्ष्मण ये तेजस्वी राजकुमार ऋषि गुरुकुलों की रक्षा के लिए निकलते हैं। वे विश्वामित्र के साथ रहते, तभी उन्हें खबर मिलती है कि जनकपुरी में, मिथिला में सीता का स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर शब्द का होता है कन्या को वर स्वयं चुनने का अधिकार, लेकिन उसमें कुछ योग्यता या मापदंड रखे जाते हैं कि वह व्यक्ति ही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है जो इसके योग्य है। प्रथम परीक्षा को पास करने के बाद में एक कठिन परीक्षा होती है, तो इसमें एक कठिन परीक्षा शिव धनुष को उठाने की रहती है। तो सभी प्रतिभागी इसमें असफल हो जाते हैं। राम उस शिव धनुष को उठाने के साथ तोड़ देते और इस प्रकार राम उस स्वयंवर को जीतकर सीता की वरमाला के अधिकारी बन गए और सीता उस वरमाला के योग्य मानकर राम के गले में वरमाला डाल। ऐसे स्वयंवरों में एक से अधिक योग्य पात्र होने पर कन्या द्वारा चुना गया वर ही सर्वोच्च माना। तो इस प्रकार इस नाटक में
जब राम के गले में वरमाला, नायक राम के गले में वरमाला आते ही पर्दा गिर जाता है और नाट्यमाला समाप्त हो जाती है। तीसरी नाट्यमाला वन में राम है। ये किसी निश्चित गुरुकुल की ओर से नहीं, एक अज्ञात गुरुकुल की ओर से मंथन किया जाता है, जिसमें राम वनवासी के रूप में अलग अलग ऋषियों के पास जाते हैं और आध्यात्म, तत्व और ब्रह्म ज्ञान के संबंध में प्रश्न करते हैं। राम और ऋषियों के बीच में जो आध्यात्म चर्चा होती है, तत्व चर्चा होती है, उसका भक्तिमय आनंद लेने के लिए इस नाट्यमाला की रचना की गई। इस तरह राम का अलग अलग ऋषियों से मंथन करना और ऋषि गुरुकुलों की समस्या समझना भावी राष्ट्र के निर्माण में राम का योगदान को चित्रित करता है। इस तरह मंत्रणा करने के बाद जब धर्म के मर्म को समझ लेते हैं, तब इस नाट्यमाला का पर्दा गिर जाता है। चौथा नाट्य अगस्त्य गुरुकुल की ओर से लिखा गया, जिसका नाम था रावण वध। इसके अंदर एक दुष्ट राजा का चित्रण किया जाता है, जो जनता को बहुत परेशान करता है, आम जनों को परेशान करता है, सत्पुरुषों को परेशान करता है। तो उससे बचने के लिए या उसको हटाने के लिए राम एक अभियान करते हैं। उस अभियान में उस राजा का सीधा राम का कसूरवार होना जरूरी था, इसीलिए सीता हरण होता है और राम उसी प्रश्न को लेकर उस आतताई राजा को हटाने के लिए एक अभियान छेड़ते हैं। इस अभियान में वनवासी जातियों का सहयोग लेकर दबंग राजा के विरुद्ध एक सफल अभियान करते हैं और रावण वध के साथ ही इस नाटक का पर्दा गिर जाता है। इस तरह प्रथम नाटक रामराज एक आदर्श राज्य का चित्रण है। दूसरा सीता स्वयंवर विवाह की आदर्श प्रणाली का चित्रण है। तीसरा वन में राम एक जिज्ञासु पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष का चित्रण है। चौथा रावण वध, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष का चित्रण है। इस नाट्य मालाओं की रचना कर हमने रामायण की कल्पना और वास्तविकता के बीच से हटकर रामायण में छिपे आध्यात्म ज्ञान की ओर, रामायण में छिपी शिक्षाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया। रामायण काल्पनिक हो या वास्तविकता हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि इसमें शिक्षा क्या है, इसकी रचना क्यों की गई, उससे हमें मिलता क्या है, ये मूल्यवान है। तो इसमें एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श नागरिक, एक आदर्श राजा, एक आदर्श नारी, एक आदर्श माता, एक आदर्श पिता इत्यादि का चित्रण किया गया। तो ये पारिवारिक और सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी मूल्यों को लेकर यहाँ तक कि आर्थिक मूल्यों का भी समावेश किया गया है। एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था भी लिखी गई है, जिसमें राजा राम होते हैं, भारत के पास गृह मंत्रालय होता है, शत्रुघ्न के पास सुदूर देश मंत्रालय होता है, लक्ष्मण के पास वित्त मंत्रालय होता है।
इस तरह कैसे कार्य विभाजन के द्वारा काम किया गया, एक सुंदर चित्रण था। इसी को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आया था। अतः कल रामायण काल्पनिक है या वास्तविक है, ऐतिहासिक प्रमाण बता सकते हैं अथवा सत्यद्रष्टा ऋषि बता सकते हैं, तत्वद्रष्टा इसका विश्लेषण कर सकता है। अतः इन प्रश्नों में उलझे बिना हमें रामायण के सत्य ज्ञान को लेना चाहिए।